आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हमारी बुक का चैप्टर 6 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। क्या होता है, नाम को समझेंगे पहले। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे C+ यानी कार्बन किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम CO2। कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, CO2, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ये दोनों क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक, है ना। तो जो अभिकारक है उनके जुड़ने से क्या बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर कई अभिकारक जुड़ते हैं, है ना। इन अभिकारकों के जुड़ने से इनके जो रासायनिक संगठन है उनमें परिवर्तन आ जाता है और फलस्वरूप क्या हो जाता है, नया उत्पाद बन जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया होना कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी अभिकारक जुड़ते हैं या टूटते हैं तो इनके रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, रासायनिक केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और नए उत्पाद बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का होना। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हम ऐसे आयरन के कुछ कण डाल देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इस जो दर थी, जो पहले ये रिएक्शन जो थी 10 मिनट में हो रही थी, CO2 कोयला जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के CO2 बना रहा था ना। तो अगर मैंने इसके अंदर Fe डाल दिया यानी आयरन डाल दिया तो ये 5 मिनट में हो रही है। ठीक है, तो कैटालिस्ट या उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते, कम भी कर सकते हैं ना। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय को या वेग को घटाते और बढ़ाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे वापस से, बस जस्ट अभी मैं आपको, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं तो इस शुरुआत में हम लोग इसके नाम को समझ रहे हैं। ठीक है, अब रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना। इन अभिकारकों के अंदर परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन जो है वो दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चन आ भी जाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है उनमें अंतर लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं और परिवर्तन जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, है ना, और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में छोटी क्लासेस में। तो देखो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन पहले समझेंगे कि क्या चीज होती है। तो भौतिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता। ठीक है, ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर पदार्थ के क्या होते हैं, भौतिक गुण चेंज होते हैं। जैसे कि अवस्था हो गया, उस पदार्थ का आकार हो गया, है ना, अमाप हो गया, ये चीजें चेंज होती है, उसकी रासायनिक कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इसको अगर हम समझते हैं, जैसे कि जो जल होता है ना, जल जो है किससे बना हुआ है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और उसके कितने हैं, ऑक्सीजन का एक। ठीक है, तो ये जो है मिलकर क्या बनाते हैं, जो जल है वो बनाता है। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक संगठन हो गया कि हाइड्रोजन के दो एटम चाहिए और इसके अंदर एक चाहिए, है ना। तो ये इसका रासायनिक संगठन हो गया। अब देखो, जल जो है वो बर्फ होता है। ठीक है, अब इस बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, जल के अंदर परिवर्तन हुआ, है ना। बर्फ होता है तब भी पानी H2O ही रहता है। जल जब लिक्विड फॉर्म में आता है, तरल फॉर्म में आता है, ठीक है, जल तरल है, बर्फ कैसी है, ठोस है,
तब भी जल का सूत्र H2O रहता है, यहाँ पर भी कैसा है, H2O है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, और अधिक गर्म किया, 100 डिग्री के सेंटीग्रेड पे गर्म किया, है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। पर ये गैसीय रूप में आ गया है ना, लेकिन फिर भी रहा तो क्या, H2O। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो अवस्था चेंज हो रही है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। तो ये तरल, या मैं इसको लिखूं द्रव्य, तो ठोस, द्रव और गैस, है ना, तीनों अवस्थाओं में जल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जब हम इसको बाह्य कारक दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जल को यहाँ पर गर्म नहीं लिखकर ठंडा लिखूं तो ये बर्फ में चेंज हो गया, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ 100 डिग्री में गर्म किया तो ये किस में चेंज हो गया, भाप में चेंज हो गया, ठीक है। तो जल जो है उसका सूत्र तो वही रहा, H2O, H2O एंड H2O, है ना, लेकिन इसकी अवस्थाएं क्या हो गई, चेंज हो गई। अवस्था चेंज हो गई, यानी अगर मान लो जल को मैंने 0 डिग्री पर ठंडा किया तो किस में चेंज हो गया, ठोस रूप में चेंज हो गया और बर्फ बन गया। इसी जल को मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, अगर गर्म किया, यहाँ ठंडा किया था, यहाँ क्या किया, गर्म, तो ये किस में चेंज हो गया, भाप के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अवस्था में चेंज हुआ, ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया, लेकिन फॉर्मूला इसका यही रहा, H2O, 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 है ना। तो जो रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं हुआ। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया? अब अगर हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन जो है, अगर उसका और नेक्स्ट हम कारक देखते हैं तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट दिया रहता है कि भौतिक परिवर्तन में अगर कारण को हटा दिया जाए तो हमें पुनः वापस क्या होता है, उसी रूप में जो हमारा पदार्थ था वो प्राप्त हो जाता है। जैसे जल था तरल रूप में, इसको हमने 0 डिग्री पर ठंडा किया तो ये किस में चेंज हो गया, बर्फ में। अब ये जो ठंडा टेम्परेचर है उसको हम नॉर्मल कर दो, आप देखोगे कि बर्फ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलती है कि नहीं पिघलती? तो परिवर्तन का जो कारण होता है, यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री पर हम गर्म कर रहे हैं तो भाप में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं गर्म करना बंद कर दूं, है ना, जो टेम्परेचर है वो देना बंद कर दूं, तो ये वाष्प वापस ठंडी होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगी, जल में, ठीक है। तो ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि भौतिक परिवर्तन में यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए, कारण क्या है यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा और यहाँ गर्मी, ये हमने हटा दी तो वापस हमें जल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें पुनः मूल पदार्थ यानी जो जल था वो वापस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें चेंज होके वापस हमें क्या हो रहा है, इसी रूप में मिल रहा है, तो परिवर्तन स्थायी है क्या, नहीं है ना, वापस हमको वही फॉर्म वापस मिल रही है। इसको वापस अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो भाप बन जाएगी, भाप को वापस ठंडा करोगे तो जल बन जाएगा, है ना। तो ये परिवर्तन कैसे है, ये परिवर्तन अस्थायी है, ठीक है। इनके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है। गैस बनेगी लेकिन गैस से वापस जल तो प्राप्त हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप क्या है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। समझ में आ गया? तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन के। जैसे कि इसका और आप देख सकते हो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर दिया है कि जो लोहे का चुंबक बनना, नौसागर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का जल में विलय होना। शक्कर को आप पानी के अंदर घोल भी दोगे, ठीक है, पानी में घुल जाती है, लेकिन आप वापस गर्म करते हो उसको, है ना, घुले हुए पानी को जिसमें हमने शक्कर घोली है। मतलब हमने एक बर्तन लिया, है ना, या बीकर लिया, उसके अंदर हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या डाली, शुगर डाली, शक्कर डाली। अब आप घोलोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घुलने के बाद जो शक्कर युक्त पानी है उसको आप गर्म करो, पानी भाप बन के उठ जाएगा और शक्कर आपको तली में वापस बैठी हुई मिल जाएगी। तो ये सारे क्या है, हमारे भौतिक परिवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शक्कर जो थी पहले ठोस अवस्था में थी, लेकिन अभी यहाँ पर जल में घुलकर घुलनशील अवस्था में आ गई और फिर वापस हमने अगर इसको गर्म किया, ठीक है,
तो वो वापस हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से लोहे से हम चुंबक बनाते हैं, तो करंट फ्लो करवाते हैं तो चुंबक बनाते हैं। ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं और भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो वापस एक बार हम रिवाइज करते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके जो पदार्थ होते हैं, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण है, अवस्था, आकार, इनमें परिवर्तन होता है और जो भी पदार्थ है उसका रासायनिक संगठन वैसा का वैसा रहता है, रासायनिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि जल होता है, जल को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में यानी बर्फ में चेंज हो जाता है, और जल को अगर हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये किस में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, यानी वाष्प में चेंज हो जाता है। और इस वाष्प को वापस हम ठंडा करेंगे, यानी हीट देना बंद कर दो, ठंडा करेंगे तो ये वापस जल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा परिवर्तन का कारण हटाना, यहाँ पे अगर हम गर्म करना बंद कर दें इसको तो ये जल जो भाप में बदल जाता है ये भाप वापस जल में बदल जाएगी। तो परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें पुनः मूल पदार्थ क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये परिवर्तन कैसे है, स्थायी। ऐसा नहीं है कि जल एक बार भाप में चेंज हो गया तो भाप वापस जल में चेंज नहीं हो सकती, हो जाती है ना, इसलिए अस्थायी परिवर्तन कह रहे हैं। फिर कोई भी नया पदार्थ इसमें बनता नहीं है। तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग जो नेक्स्ट परिवर्तन देखेंगे वो होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या चीज होती है बेटा, रासायनिक नाम से डेफिनेशन क्या बनती है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं या जो पदार्थ हैं उनके क्या होते हैं, रासायनिक संगठनों में क्या आ जाता है, जिन केमिकल्स जो उनके रासायनिक गुण हैं, ठीक है, उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में देखो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं तथा फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला है, उसको हम जलाते हैं, कोई भी पदार्थ जलता है, कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर कोयला C, ऑक्सीजन O2, कोयले का अलग रासायनिक संगठन होगा, ये कार्बन से मिलकर बना है, ये ऑक्सीजन से, दोनों के रासायनिक संगठन क्या है, अलग अलग। तो ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2, है ना। अब मैं चाहूं कि मैं इस CO2 को वापस इसमें बदल दूं, कोयले में और ऑक्सीजन में, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, इसमें नया उत्पाद बन रहा है, ये तो कोयला था, ये ऑक्सीजन है, इनके जुड़ने से क्या बना, एक नया ही उत्पाद बना, तो एक नया पदार्थ बन गया जो कि क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। अरे बात समझ पे। तो ये हमारे होते हैं रासायनिक जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल और हम लेते हैं तो लोहे का जंग लगना, जो दूध है उससे दही का बनना, है ना। दूध को आप जमा दोगे तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हो, नहीं, है ना। दही जो दूध है, दूध से एक नया ही पदार्थ बन गया है दही, है ना। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स है, लोहे पे जो जंग लगना, वो सब किसके एग्जाम्पल्स है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो ये आप अच्छे से कर लें, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स इनके याद कर लें ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पोर्शन जो है इस चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज आपके बुक में दिया हुआ है ना, वो कंप्लीट होता है।